अमेरिका को एक्चुअली जवाब देना है ऐसा कि वो आगे हमला करने की गलती ना करे, या अगर करना चाहे तो उसे पता रहे कि उसको कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान के पास मिसाइलों की तादाद की कमी नहीं है। ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइलों के पूरे पूरे शहर बनाए हुए हैं, जिसको कभी कभी दिखाया भी गया है। ड्रोन के शहर और मिसाइलों के शहर ये बनाए हुए हैं। पे जॉर्डन की बेसिस, ईरान ने अरब कंट्रीज को ये मैसेज दे दिया है कि आपके यहाँ की जो अमेरिकन बेस है, अगर वो इन्वॉल्व हुई तो हम उसको जरूर हिट करेंगे। इजराइल को थोड़ी और सजा अभी मिलनी है, जितनी सजा उसको मिलनी चाहिए अभी मिली नहीं है, इसलिए उसने बहुत सारे कमांडर्स को मारा है और एग्रेशन किया है। तो सजा उसे थोड़ी और जरूर देनी, इतनी कि एक डिटरेंस ऐसा बने कि दोबारा फिर वो हमला करने के लिए 10 बार उसे सोचना पड़े। तो चलिए हम सीधे तेहरान चल रहे हैं। तेहरान से हमारे साथ अब्बास साहब है। अब्बास साहब हिंदी बोल लेते हैं आप? जी बिल्कुल, नमस्कार। सबको ये पता था कि इजराइल जैसे जैसे अपनी डिफेंस में कमजोर पड़ेगा, डिफेंस का मतलब ये है कि उसने जो एग्रेशन किया है ईरान, उसमें जो रिटेलिएट कर रहा है, और रिटेलिएशन सारी दुनिया ने देखा है, उसकी फुटेज सामने आ चुकी है। तो ईरान को ये अच्छी तरह से अंदाजा था, तो ईरान के लिए कोई सरप्राइज नहीं है कि अमेरिका इसमें दाखिल हुआ है। पाकिस्तान साथ दे न दे, अमेरिका से डरने वाला नहीं है ईरान। अमेरिका को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि अमेरिका और इसराइल 100 साल तक ईरान पर हमला करने के काबिल नहीं रहेंगे। तेहरान में मौजूद ईरानी सहाफ़ी ने सब कुछ बता दिया। ईरानी सहाफ़ी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम सीधे तेहरान चल रहे हैं। तेहरान से हमारे साथ अब्बास साहब है। अब्बास साहब हिंदी बोल लेते हैं आप? जी बिल्कुल, नमस्कार। अरे चलिए ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ ईरान के पत्रकार आप इस वक्त तेहरान से हैं। मुझे ये बताइए कि आप इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट हैं। मुझे लगता है कि देखिए, असेसमेंट ये है कि जो ऑन द ग्राउंड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ग्राउंड है, उसको नुकसान पहुंचा है, लेकिन अंडरग्राउंड काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन इसके बावजूद अंडरग्राउंड जो सेंसिटिव पदार्थ था उसको हटा दिया गया है, पहले ये ऐलान किया गया है। अब यह है कि अमेरिका ने अटैक किया है। ये असेसमेंट है कि अमेरिका यहीं पर रुकेगा नहीं, यानी अगर उसने अभी खाली ऊपर नुकसान नहीं पहुंचाया, हमला कर दिया, उसके बाद जो है ये मान लिया जाए चले भाई ठीक है कोई बात नहीं, इतना बड़ा हमला नहीं था, तो यहाँ लेकिन ये असेसमेंट है कि अमेरिका यहाँ नहीं रुकेगा। अमेरिका को एक्चुअली जवाब देना है ऐसा कि वो आगे हमला करने की गलती ना करे, या अगर करना चाहे तो उसे पता रहे कि उसको कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये पूरी स्टेज है। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूं कि जो ईरान ने जो मिसाइल छोड़ी है, नेस जवाइना नाम के एक इजरायली सेटलमेंट पूरा तबाह हो गया है, और वहां पर उनका नेशनल बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट था। एक और भी आपसे सवाल है कि जो वाइजमैन इंस्टीट्यूट को नष्ट किया, माइक्रोसॉफ्ट को किया, आज एक बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूरा उड़ा दिया गया है, और ये बड़ा हमला है, क्योंकि इसमें एक एंटायर नेबरहुड नेस जवाइना का चला गया है। तो ये जो क्या इज ईरान अटैकिंग biological weapons being developed stealthily, यानी चुपचाप जो इजराइल डेवलप करता है biological weapons, chemical weapons रिसर्च अपनी, उसको भी डिस्ट्रॉय ईरान कर रहा है। एग्जैक्टली ईरान पर चूंकि जब अटैक किया इजराइल ने, तो सिर्फ जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उनको नहीं निशाना बनाया, उनको ही नहीं असैसिनेट किया, बल्कि उसने साइंटिस्ट को भी निशाना बनाया। बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट इसमें मारे गए। यहाँ तक कि एआई का एक बड़ा एक्सपर्ट था, जिसकी ज्यादा उम्र भी नहीं थी, कुछ 35 साल का जवान था, उसको असैसिनेट किया। तो ईरान कहीं ना कहीं उनका जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रिसर्च का काम करता है और रिसर्च डिफेंस से जुड़ी हुई है, उसको भी निशाना बना रहा है। अब्बास साहब एक चीज और जानना चाहेंगे, क्या आपकी जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो आपके कमांडर थे, उनका असैसिनेशन हुआ, उनकी हत्या की इजराइल ने, उसके बाद न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे एक के बाद एक, तो जो टॉप लीडरशिप थी वो खत्म कर दी इजराइल ने। आज की तारीख में क्या ईरान के पास नई लीडरशिप उसने टेक ओवर कर लिया है, और आपकी आज की जो लीडरशिप है क्या वो पहले जैसी ही है, जो आपके कमांडर थे उसी जैसी है, और क्या आप पहले से मान के चल रहे थे कि इजराइल यानी मोसाद कहीं ना कहीं टारगेट करेगा आपके कमांडर्स? आज की तारीख में आपकी जो फौज है, आपकी जो एयरफोर्स है, उसके जो कमांडर हैं, क्या वो पहले जैसे ही असरदार है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, या इजराइल ने पूरा डिस्टर्ब कर दिया आपको? सर 3 दिन लगे पूरा रिप्लेस करने में, और वो मैंने जैसे बताया सुप्रीम लीडर, इसके सुप्रीम कमांडर भी हैं आर्म फोर्सेस के, तो उन्होंने 2 से 3 दिन के अंदर नए कमांडर्स अपॉइंट कर दिए। ये सारे ही केपेबल कमांडर हैं। चूंकि इजराइल अब पहले भी असैसिनेशन करता रहा है, एक 10-12 साल पहले भी उसने इस तरह के हमले ईरान के अंदर करवाए थे, तो ये तैयारी हमेशा रहती है कि जो बड़ा कमांडर है उसके बाद कम से कम 3 से 4
रैंक इस तरह से रहती है कि वो रिप्लेस होते चले जाए, यानी अगर उसको ओके, मारा गया तो उसके बाद दूसरा, वो मारा गया तीसरा, इस तरह की तैयारी पहले से रहती है। मतलब और वो चीज हो गई। अच्छा, मैं इस पे एक सबूत ये है सर कि जैसे ही पहले हमले में इतने बड़े कमांडर्स जब मार दिए गए और कुछ घंटे लगे, 16-17 घंटे लगे ईरान का रिटेलिएशन शुरू होने में, जो रिटेलिएशन आज हो रहा है वो ये वाले कमांडर्स कर रहे हैं जो उनकी जगह पर आए। तो जो इसे नए हम कमांडर हैं, जो नए कमांडर है। ये बताइए कि अभी तक ईरान ने जो उसकी ताकत है, उसकी जो बारूदी ताकत है, मिसाइल ताकत है, आपने जो मुजाहरा किया है वो ट्रेलर है, अभी असली पिक्चर आना बाकी। क्या और भी खतरनाक मिसाइलें ईरान के तोपखाने में हैं? जो यहाँ पर अब तक जो ऐलान किया गया है वो ये है कि हमने अब तक अपनी 5% ताकत। क्षमता है उसका इस्तेमाल किया है। ओह माय गॉड। हाँ, इससे हम अलग हट के ये देखते हैं कि देखिए ईरान के पास मिसाइलों की तादाद की कमी नहीं है। ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइलों के पूरे पूरे शहर बनाए हुए हैं, जिसको कभी कभी दिखाया भी गया है, ड्रोन के शहर और मिसाइलों के शहर ये बनाए हुए हैं। अब ये रह गया कि अभी तक जो मिसाइल यूज हुए हैं उनकी अगर आप ये देखिए कि उनकी क्षमता क्या रही, उन्होंने कैसे हिट किया और कितना बड़ा उन्होंने नुकसान पहुंचाया। अगर यही मिसाइल ज्यादा तादाद में मारे जाते हैं तो इस पूरे रीजन में कोई भी जगह हिट करना ईरान के लिए और डिस्ट्रॉय करना वो कठिन नहीं होगा। अगर कठिन हुआ तो नामुमकिन नहीं होगा, ईरान ये काम आराम से कर सकता है। जी। तो मैंने जो कहा कि लंबी हो सकता है कि ईरान की तरफ से बहुत बड़ा हमला एक साथ देखने में ना आए, लेकिन धीरे 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 और लगातार ये हमले देखने में आएंगे, ऐसा अंदाजा है। एक और मुश्किल सवाल अब्बास साहब, क्या अब क्योंकि अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो गया है, अमेरिका के जो बेस हैं, जॉर्डन में बेस हैं, कुवैत में बेस हैं, बहरीन में हैं और जगह पर बेसेस हैं, क्या अमेरिका के सैनिक बेस, उनके मिलिट्री बेस पर अब ईरान स्ट्राइक करेगा जो अब तक नहीं कर रहा था? ईरान अगर आप देखिए इस पूरे मामले को इस अंदाज से आगे लेके जा रहा है कि जिसमें ये सारी दुनिया मान रही है कि ईरान मजलूम है, उस पर जुल्म हुआ है, लेकिन ताकतवर है और अपना जवाब दे सकता है। ऐसे इसी मुझे ये लगता है इस स्ट्रेटेजी को ईरान आगे ले जाएगा, यानी कोई ऐसा काम नहीं करे जैसे जॉर्डन में जो बेसिस, करीब 11 बेसिस अमेरिका ने बना रखी है, अलग अलग तरह से इस्तेमाल करता है उसे अलग अलग कामों के लिए। तो अगर जॉर्डन की बेसिस, ईरान ने अरब कंट्रीज को ये मैसेज दे दिया है कि आपके यहाँ की जो अमेरिकन बेस है अगर वो इन्वॉल्व हुई तो हम उसको जरूर हिट करेंगे। एक और चीज अब्बास आप पूछना चाहेंगे और पूरी दुनिया जानना चाहती है, और आपसे बेटर कोई आदमी नहीं हो कि आप तेहरान में सरकार को कवर करते हैं। मुझे एक चीज ये बताइए कि क्या आज की तारीख में अगर बातचीत होती है, कंप्रोमाइज होता है, तो ईरान की तरफ से क्या शर्तें, किन शर्तों पर कंप्रोमाइज हो सकता है? अमेरिका के सामने आपने क्या शर्तें आपको रखनी है? आपकी शर्तें क्या, टर्म्स एंड कंडीशंस? मैं ये समझता हूँ कि इजराइल से अब ईरान ये चाह रहा है कि इजराइल को थोड़ी और सजा अभी मिलनी है, जितनी सजा उसको मिलनी चाहिए अभी मिली नहीं है, इसलिए उसने बहुत सारे कमांडर्स को मारा है और एग्रेशन किया है। तो सजा उसे थोड़ी और जरूर देनी, इतनी कि एक डिटरेंस ऐसा बने कि दोबारा फिर वो हमला करने के लिए 10 बार उसे सोचना पड़े। तो मुझे लगता है इजराइल के खिलाफ तो ये अभी थोड़ा और आगे जाएगा, अभी कार्रवाई और होगी और जारी रहेगी शांति की बात। तो ईरान का यह है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ना है और मिसाइल प्रोग्राम नहीं छोड़ना है। रीजन में जो रिश्ते हैं अलग अलग मुल्कों से और फोर्सेस से, ये रिश्ते कायम रहेंगे, इसको ईरान छोड़ेगा नहीं। मैं तीनों बातें इसलिए कह रहा हूँ कि अमेरिका और इजराइल की असल में मांग ही है ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दे, डिफेंस छोड़ दे और रीजनल पावर जो है उनको उनके हाल पे छोड़ दे, कोई उनकी मदद या उनका सपोर्ट ना करे। तो ईरान इन बातों को छोड़ के उसके बाद इसके लिए तैयार है। ईरान फिलिस्तीन को लेकर ईरान का क्या कहना है? फिलिस्तीन के सिलसिले में ईरान का बड़ा साफ स्टैंड ये है कि फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइलियों ने आके कब्जा कर लिया है, उनको वहां से भगा दिया है। अब ये फिलिस्तीनी जो लड़ रहे हैं इनका बिल्कुल लेजिटिमेट रेजिस्टेंस है और हम इसका सपोर्ट करते रहेंगे। और होना दूसरा ये है कि इस पे रेफरेंडम होना चाहिए। जो फिलिस्तीनी वहां पर है वो रेफरेंडम हो उनके बीच में, वो वहां एक सिस्टम बनाए, वो सिस्टम फैसला करे कि बाहर से जो लोग आके बस गए उनको यहाँ रहने देना या बाहर भेजना, लेकिन इसराइल को यहाँ से खत्म होना चाहिए, ये फिलिस्तीनियों का। क्या ईरान फाइनली जब टेबल पर बैठेगा अमेरिका के साथ इस जंग में, जब एक युद्ध विराम होगा, क्या ईरान ये भी कहेगा कि सैंक्शंस अमेरिका हटाए, नंबर 1, और नंबर 2 जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको क्या ईरान ड्रॉप करेगा या न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा? न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ना बहुत मुश्किल है सर। यानी अब तक के जो स्टेटमेंट आते रहे हैं सुप्रीम लीडर के, बाकी सारे लोगों के, उनका ये है कि हम इसे छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पे और इसे हमें जारी रखना है। तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि ये अगर ईरान इसको छोड़ देता तो अब तक डील हो गई होती। अमेरिका तो यही चाह रहा था कि पूरा लीबिया स्टाइल में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाए न्यूक्लियर, तो हम जो है वो डील कर लेंगे।
इस तरह की बात थी। लेकिन ये भी पता है कि लीबिया ने ये किया, उसके बाद लीबिया का क्या हुआ आप जानते हैं, सारी दुनिया का हिस्ट्री है। तो ईरान को ये पता है अगला स्टेप फिर मिसाइल है, मिसाइल पावर, चूंकि इसराइल नहीं चाहता कि इस पूरे रीजन में कहीं भी किसी के पास ऐसी ताकत हो जो इसराइल के एग्रेशन का जवाब दे सके। अब्बास साहब, अमेरिका ने जो हमला किया रात में 4 जगह स्ट्राइक की, क्या उसमें ईरान के कुछ लोगों के मरने की खबर है, घायल होने की खबर है, वो डेटा आपके पास है? अब तक मुझे जो बयान आया है उसमें यही था, वहां के कुम के MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका बयान था। उन्होंने कहा कि हमने ये देखा कि अब तक एक भी किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। कोई खबर नहीं है। जी। और कुल मिलाकर अब तक कितने लोग इस जंग में, जब से जंग चल रही है पिछले कुछ दिनों से, ईरान के कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं, कितने लोग मारे गए? इसमें 250 के करीब आए हैं। मैंने जो आखिरी वो देखा था, आंकड़ा देखा था, तो 250 के आसपास लोगों के मारे जाने का था आंकड़ा। और लेकिन बीच बीच में फिर बढ़ता, चूंकि कुछ लोग जो जख्मी रहते हैं उनकी कभी खबर आ जाती तो बढ़ जाता है आंकड़ा, लेकिन 250 के आसपास की अब तक रिपोर्ट है। क्या अब्बास साहब, आप खामनेई जो सर्वोच्च नेता हैं ईरान के, उनसे आप हाल फिलहाल में मिले, आपकी उनकी मुलाकात हुई? क्या आपने कभी इंटरव्यू किया? क्या आप खामनेई साहब से मिले हैं? मैं कम से कम 20 से 25 बार वहां से जाके अपना रिपोर्ट मतलब कर चुका 20-25 हूं। बार आप खामनेई से मिले हैं? अब बहुत बहुत, चूंकि मैं जुड़ा रहा हूँ उस मीडिया से भी, खामनेई.ir से भी जुड़ा रहा हूँ। चलिए, आप बहुत दफा मिले। मुझे एक चीज बता दीजिए, मेरे दोस्त हमारे साथ देख रहे हैं, जो लेटेस्ट खामनेई का जो लेटेस्ट बयान है, जो उन्होंने टीवी पे बयान दिया है, उसका कुल मिलाकर अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या, वो थोड़ा अगर आप बता पाएं कि क्या मैसेज खामनेई ने दिया है और क्या चाहते हैं वो? जी जी, लेटेस्ट मैसेज उनका जो था उसमें 3-4 बातें बड़ी अहम थी। एक तो सबसे पहले उन्होंने पब्लिक की तारीफ की, मुल्क के आवाम की, कि आपने इन हालात में जैसा बिहेवियर करना चाहिए, यानी ठंडे रहना, शांत रहना और सुकून से हालात को फेस करना, वो उसकी बहुत तारीफ। उसके अलावा फिर एक्चुअली उन्होंने कौम से ही वो जो खिताब था ना, नेशन को उन्होंने एड्रेस किया था। उन्होंने एक तो पहली तारीफ की, दूसरी उन्होंने कहा कि देखिए हमारे ऊपर एग्रेशन हुआ है और हमारे कई कमांडर्स जो हैं वो मार दिए गए हैं, लेकिन उनको रिप्लेस कर दिया गया है। आप मुतमईन रहिए, इत्मीनान रखिए कि जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। और इसी में उन्होंने कहा कि ना, बल्कि उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि जब ट्रंप ने टोटल सरेंडर वाली ट्वीट की थी, या तो सोशल पे डाला था कि टोटल सरेंडर, कुछ इस तरह की बात थी, उन्होंने एक बात कही कि जो थोड़ी भी अकल रखने वाला आदमी होगा वो ईरानियन नेशन से कभी ये नहीं कहेगा कि आप टोटल सरेंडर कर दें, क्योंकि ईरान की जो सिविलाइजेशन है उसमें कभी भी सरेंडर इस तरह से रहा नहीं है। तो वो एक तरह से उन्होंने इशारा किया कि ये इस बंदे को इतनी समझ नहीं है कि जो इस तरह की बात कर रहा है। उसने ही उन्होंने ये कहा कि हम ना तो इम्पोज्ड वॉर सहन कर सकते हैं, ना ही इम्पोज्ड पीस सहन कर सकते हैं। उसी में उन्होंने कहा कि इसराइल को सजा दी जा रही है और इसराइल उस अंजाम को पहुंचेगा जिसकी उसने खुद दावत दी है। अब्बास साहब, ये जो टॉक्स हुई थी, क्योंकि ये जो टॉक्स करी थी जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस, ट्रंप साहब के कहने पर ये जो तीनों मुल्क हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, इन्होंने ईरान के साथ, आपके मुल्क के साथ बातचीत शुरू करी। बातचीत जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई और बातचीत से ऐसा लग रहा था कि अब इस युद्ध में कहीं ना कहीं कोई ना कोई हल निकलेगा। लेकिन हमने देखा कि इस बातचीत के होते ही ट्रंप ने हमला कर दिया। तो ये जो बातचीत थी, जिसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर स्विट्जरलैंड गए हुए थे, फ्रांस और ब्रिटेन और जर्मनी की बातचीत क्या टूट गई? क्या ईरान को उनकी शर्तें मंजूर नहीं थी? क्या हुआ ये जो बातचीत चल रही थी 24 घंटे पहले? जी जी, एक्चुअली क्या है, ये अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रहा है अमेरिका, कि वो जो उसका गोल है उसे अचीव कर ले किसी तरह से, यानी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो जाए, फिर डिफेंस। तो एक तो बातचीत का जो यूरोपियंस प्रपोजल लेके आए थे, वो प्रपोजल कोई ये नहीं था कि चले आप बातचीत कर लेते हैं और आप मुल्क में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाएं, सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, और बात आगे बढ़ जाए। वो भी यही बात लेके एक तरह से अमेरिका का मैसेज वो कन्वे करना चाह रहे थे कि आप इसको छोड़ दें और उसके बाद जो है वो बात आगे बढ़ती है। तो ईरान में एक्चुअली इस पर भरोसा नहीं है। यूरोपियंस की अगर बात है, देखिए वो अलग ही, अमेरिका से अलग हट के वो कोई बड़ी डील कर नहीं सकते, बल्कि वो तो यूं छटपटा रहे थे कि पूरे मामले में हमको न्यूक्लियर टॉक से अलग कर दिया गया है, तो चाहे तो किसी न किसी तरह से वो अपनी रिलेवेंसी बन जाए तो उन्हें शामिल कर दिया जाए, लेकिन उससे अलग कोई लाइन लेना बड़ा मुश्किल नजर आता है। तो इसीलिए एक्चुअली वो बात अमेरिका की ही दोहरा रहे थे।